सभी साहित्य सुधीजनों को नमस्कार। मित्रों, हम लोग राजेश जोशी जी पर चल रहे इस एकाग्र में अलग अलग वक्ताओं को सुन रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं और जिनका उनकी रचनाओं के साथ संबंध है, जो उनकी कृतियों पर लिखते पढ़ते आए हैं, विचार विमर्श करते आए हैं। ऐसे बहुविधा लेखक, संपादक, अनुवादक राजेश जोशी जी पर चल रहे एकाग्र की आज यह छठी कड़ी है और इसमें बहुविधा लेखक, संपादक, अनुवादक प्रयाग शुक्ल जी अपनी बात रखेंगे और कवि और उसका शहर, आज का यह टाइटल है, कवि और उसका शहर राजेश जोशी के संदर्भ में कैसे किसी लेखक के लेखन में उसकी अपनी जगह, उसके अपने परिवेश और उसके अपने समय का समावेशन होता है। ये सारी चीज़ें उसके शब्दों में धड़कती हैं, दृश्यमान होती हैं। इन सब पर बात होगी और राजेश जी के साथ जुड़े कई रोचक संस्मरणों को प्रयाग जी हम सभी के साथ साझा साझा करेंगे। राजेश जी के यहाँ पूर्व के वक्ताओं ने भी यह बात उठाई, किस तरह से भोपाल शहर आता है, पुराना और नया भोपाल, शहर के बदलाव और उन तमाम बदलावों को कहीं न कहीं आत्मसात करता और उसे अभिव्यक्त करता राजेश जी का अपना कवि मन। और भोपाल से पूर्व कुछ अन्य जगहों पर राजेश जी रहते आए हैं, मध्य प्रदेश के ही उन जगहों की भी किस तरह उसकी छायाएं जो हैं उनके लेखन में हमें दिखाई पड़ती हैं, उसकी भी अनुगूंज उनके गद्य में और पद्य में हम सुन सकते हैं। तो मित्रों, हम इस अवसर पर प्रयाग शुक्ल जी का अभिवादन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं नमस्कार। और सभी साथियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अनुरोध करते धन्यवाद। हैं जी, और अनुरोध करते हैं कि वे इस कड़ी में अपनी बात रखें। उन्हें सुनना हरदम अच्छा ही लगता है। जी प्रयाग जी। धन्यवाद अर्पण जी। सबसे पहले तो राजेश को जन्मदिन की बधाई। और इस प्रसंग से जो एक कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि हमें अपने लेखकों कवियों को इस तरह से याद करना चाहिए। वो आप कर रहे हो। कई लोग लेखकों पर कार्यक्रम हो चुके हैं, राजेश पर होना ही चाहिए। राजेश के साथ मेरे संबंध बहुत पुराने दिनों के हैं। भेंट मुलाकात चाहे इस बीच कम होती रही हो, लेकिन एक समय था जब राजेश, नवीन सागर, नवल शुक्ल, हम लोग भोपाल में जब भी मैं जाता था बहुत मिला करते थे। अभी भी मिलते हैं, भोपाल जाने पर राजेश से भेंट होती है। और राजेश मुझे बराबर अपने निराला नगर वाले घर में या कहीं और भोपाल के अन्य जो सांस्कृतिक स्थान है वहां खड़े बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। राजेश के साथ ये भी है कि कोई भी हिंदी का पाठक, हिंदी कविता का पाठक उनकी सक्रियता के कारण उनसे जुड़ा रहा ही है, रहता ही है, क्योंकि राजेश के समय समय पर संग्रह भी आते रहे। फिर राजेश की चीजें बहुत शेयर की जाती है, पत्र पत्रिकाओं में वो आप लिखते रहे हैं। और कुछ चीजें उनकी ऐसी हैं जो जिनको आप कह सकते हो कि कविता के पाठकों के यहाँ वो जनप्रिय है। वो जैसे उनकी कविता वो मारे जाएंगे या पीठ खुजलाने वाली कविता है, जिनका तत्काल ध्यान हम में से बहुतों को हुआ था। और इस बात का ध्यान तो हुई आता है जिसकी चर्चा हुई, आपने भी की। और बहुत सुंदर है कि आज हम राजेश के शहर के संदर्भ से उनको याद करेंगे, जितना मैं कर पाऊंगा।
हिंदी में बहुत कम कवि लेखक ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनका शहर अपने शहर के साथ संबंध कुछ गहरा हो, वो हर तरह से गहरा हो, कि उनके लेखन में, उनके बोलने बतियाने में, उन, उनके और भी किसी तरह के कामकाज में वो प्रकट हो। और खाली ये नहीं कि वहाँ की बोली बानी, वहाँ की जिसको कल्चर कहते हैं, वहाँ का जो रोजमर्रा का जीवन है वो प्रकट हो, बल्कि वहाँ की जो संस्थाएं हैं और कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं उनसे भी उनका गहरा जुड़ाव। तो जैसे ये तो सबके ध्यान में सहज ही बात आती कि हमारे मित्र बंसी कौल और स्वयं राजेश के वो बहुत निकट रहे व्यक्ति बंसी कौल। भोपाल शहर में बंसी ने जो रंगकर्म किया, जब तक वो रहे, और अब सोच के अभी कुछ दिनों पहले ही हमको छोड़कर गए, तो उस शहर की उस संस्था, रंग कर्म वाली संस्था, जो देश दुनिया में जानी गई, रंग विदूषक। अब रंग विदूषक के साथ राजेश के काम को कोई याद करने चले तो अपने आप में एक बड़ा लंबा वक्तव्य बन जाए कि उन्होंने उसके लिए क्या क्या किया है, उसमें कैसे उन्होंने उसके लिए बहुत सारी चीजें लिखी, कई स्क्रिप्ट तैयार की हैं, जिनमें से एक अमरकांत जी की कहानी पर जिंदगी और जोक जैसा नाटक है, और उसके लिए गीत लिखे हैं उन्होंने रंग विदूषक के लिए, नाटकों के लिए। तो एक, अब देखिए तो वो कैसा जुड़ाव है, वो एक शहर से, एक कवि लेखक का, वहाँ की एक बड़ी संस्था से, वहाँ की अन्य संस्थाओं से, वहाँ के लोगों से, और वो उनके काम में लगातार प्रकट हुआ। भोपाल में जैसा कि जानते हैं, बल्कि राजेश के कारण भी हम जानते हैं, जो किस्सा किताब है, कि भोपाल में चीजों को कहने का वहाँ के जो लोग हैं, मतलब पुराने भोपाल वाले या नए भोपाल के भी, तो जो कहने की एक शैली, कि आप कोई कथा सी कहने लगते हो, उसको राजेश ने बहुत गहराई से पकड़ा। अब देखिए बात आसान नहीं जो राजेश ने संभव किया कविता, कि आप वक्तव्य न भी कहें तो कहन कहें, कथन कहें, कि उनकी तमाम कविताएं कुछ बताने कहने से शुरू होती हैं और अंत तक उसको सस्टेन करते हैं। साधारण बात नहीं, क्योंकि ये तो है कि आप एक वक्तव्य शुरू करो, वक्तव्य से अपनी बात कहना शुरू करो, किसी घटना से अपनी बात कहना शुरू करो, किसी प्रसंग से अपनी बात कहना शुरू करो, और उसके भीतर से कविता को आप जोड़ते रहो। कविता मतलब कवि काव्य तत्व है वो मिसिंग न हो, क्योंकि वक्तव्य देना तो बहुत कुछ कहना बताना तो बहुत सहज है किसी के लिए भी, कि देखिए ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जैसे वो पीठ खुजलाने वाली ही कविता है। एक अन्य शहर में अंत में कवि को ये चीज याद आती, करे याद करने का ये बहाना कि पीठ खुजलाने वाला जो व्यक्ति है वो अभी मेरे साथ नहीं, वो अब एक साथ, वो प्रेम कविता भी है, बहुत सुंदर कविता। मैं राजेश की उस कविता को बहुत सुंदर कविता मानता हूँ। और ये देखिए, ये कोई आकस्मिक नहीं होती ऐसी चीजें, जो बहुत लोगों को कई चीजें बहुत प्रिय हो उठी, उनकी वो कविता बहुतों को बहुत प्रिय। उसके पीछे कारण भी है कि वो, आप उसमें आपको एक प्रेम की, जो आप कह सकते हो, उसकी ध्वनिया बनी रहती है उसके, और फिर उस एक व्यक्ति का जीवन भी उसमें आता है, मतलब बहुत सारी चीजें, समाज आता है। समाज तो खैर राजेश की कविताओं में बहुत ज्यादा यूं भी है, ठीक ही है कि ऐसा है, क्योंकि हर कवि का एक स्वभाव होता है। राजेश हमारे उन कवियों में भी हैं जो अपने समय की तमाम घटनाओं, उसमें होने वाली तमाम तरह जो विस्मयकारी और ताकत, ताकत के खिलाफ खड़े होने की इच्छा, वो ताकत, वो ताकत जो दूसरों को दबाना चाहे, जो 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 मनमाने ढंग से कुछ आचरण करना चाहे, उसके प्रतिरोध में खड़ी कविता। और वो भी कोई आसान चीज नहीं है, सबके लिए संभव भी नहीं है कि आप वैसी चीजें लिखो और वो स्वीकार्य हो, स्वीकार्य तो हुई होती ही है, पर उनका एक असर पड़े, उनका एक लगे कि
वो कुछ गहराई से आपके मन में वो बात कर रही जो उस कविता में या लेखन में कही जा रही। मुझे अब देखिए शहर से एक चीज ये भी याद आ रही कि हिंदी के कवियों में जैसा कि संबंध राजेश का भोपाल से बना बना है, बना और अभी भी बना हुआ है, वैसा ही एक समय एक बहुत अच्छा संबंध हमारे कुंवर नारायण जी का बना था लखनऊ से। उनके यहाँ भी आप देखोगे कि लखनऊ है और वो कई तरह से है। उनके यहाँ भी वही है कि बोली बानी में है, कविता में है। कविता के लखनऊ नाम से की बड़ी पुरानी और बहुत चर्चित कविता भी है। ये बात मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि वो घटना मुझे एक याद आती। उसमें उस जब ये बात हो रही थी, अब ये मैं भूल गया हूँ कि वो कहाँ की है, जाहिर है कि शायद भोपाल की है। तो कुंवर जी अपने घर के सामने बनने वाले मंदिर से जो अचानक वो गाते थे, उनसे कुछ बहुत बहुत शोर होता था। जाहिर नेचुरल स्वाभाविक रूप से वो परिवार वो स्वयं बड़े उससे परेशान हो उठे कि क्या हो रहा है। एक शांत जगह को जैसे उसकी शांति भंग हो रही। उसी समय राजेश की एक कविता आई, तो वो बोले राजेश से, जो लगभग इन्हीं चीजों से को प्रकट करती थी, मिलती जुलती, और उस शोर की बात करती कि वो जो अनचाहा शोर है वो कैसे चारों तरफ बढ़ रहा और कैसे कब्जे बढ़ रहे हैं आदि आदि। तो मुझे याद है उन्होंने कहा, अरे तो ये तो आप बिल्कुल मेरी बात लिख रहे हो। ये अच्छी तरह मुझे याद है, शायद भोपाल की बात। तो ये देखिए कि कुंवर जी हो, राजेश हो, और लोग भी इसमें जरूर होंगे, और वो भी याद आएंगे। अब विदेश में तो बहुत ऐसा रहा कि वो, अब जैसे हमारे बुरहान बामू की याद आती है, इस्तांबुल नाम से पूरी किताब है। और राजेश ने भी अपने ढंग से अपनी तरह से किस्सा को उतार में बहुत सारी चीजें दर्ज की ही हैं शायद। इसकी याद मैं इसलिए कर रहा हूँ कि किसी कवि के जीवन में उतरने के लिए, उसकी कविता में उतरने के लिए ये चीजें कहीं सहायक हो। असल में अंत में देखे तो समीक्षा आलोचना या किसी कवि का, लेखक का आकलन क्या होता है? वो लगातार एक अनुसंधान, वो लगातार एक याद है उन स्रोतों को पाने की, उनकी खोज की, या उन प्रभावों की। ये जो चीजें हमको मिली रचना के रूप में, आखिरकार इनका कोई स्रोत होगा, इनका कोई, जहां से ये अनुभव इकट्ठा हुआ है उसका कोई संसार होगा। और आप देखोगे कि दुनिया भर में विधियां अलग अलग होती हैं आलोचना समीक्षा की, पर कहीं ना कहीं ये बात प्रमुख है। वो चाहे कला की समीक्षा हो, चाहे कविता की समीक्षा हो, चाहे रंग कर्म की समीक्षा हो, बराबर ये खोज जारी रहे। ये, और उससे बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि रचना का आस्वाद बढ़ता जाता है। आप जब ये चीजें भी आप तक पहुंचती हैं तो आपको लगता है कि हाँ हाँ कुछ और बोध हुआ, अब इसका कुछ मुझे अच्छी तरह बोध कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा रहा होगा। बहुत भेंट मुलाकात राजेश से होती रही, 80-90 के दशक में ज्यादा। और वो दशक आप जानते हैं, दोनों दशक हिंदी कविता के लिए और हमारी पीढ़ी और उससे ठीक बाद वाली पीढ़ी जिसमें हम लोग साथी बने। जैसे मान लीजिए मेरी पीढ़ी तो विष्णु खरे, मैं, अशोक वाजपेयी, ये पीढ़ी है। और उसके बाद फिर चंद्रकांत देवताले थे हमारी पीढ़ी। फिर ये पीढ़ी राजेश है, सज्जैदी है, मंगलेश अबराल है, और नवीन सागर थे। और इनसे हमारी वैसे ही निकटता, उसमें जिसको हमारे बाद वाली पीढ़ी आप कह सकते हो कि वो कई तरह का संबंध बना और बड़ा सुखद संबंध बना। अब देखिए ये भी याद आती है कि जब मेरा संग्रह आया, एक दूसरे के कामकाज को लेकर जो सरोकार रहे हैं उसको मैं भूलता नहीं। आज मैं चिट्ठी ढूंढ रहा था, तमाम कागजों में बहुत सारी चीजें कहाँ रख दी याद नहीं रहता, अधूरी चीजें तमाम। जब मेरा संग्रह आया राजकमल से, तो राजेश ने मुझे बहुत एक अच्छी चिट्ठी लिखी उस संग्रह के बारे में, कुछ कविता के बारे में। वो लंबी चिट्ठी थी। अब तो जाहिर है जब वाली चिट्ठियां नहीं कई कारणों से लिखी जाती, हम व्हाट्सएप संदेश पर आ चुके हैं या फेसबुक कॉल पर, वो भी अपनी जगह अच्छी चीज। पर उस जमाने में ये था कि आप कोई संग्रह पढ़ते थे, आप तो वो कोई कुछ अच्छा लगता था तो आप उसकी तरफ जाते थे। तो ये संबंध
फिर से उस शहर वाली बात पर लौटता हूँ। अब देखिए फिर एक जमाना वो आया जब मेरी छोटी बेटी के कारण हमारा कभी इसकी इच्छा हुई कि मैं लिखूं पढ़ूं भोपाल में, मुझे अच्छा लगता है। तो वहाँ एक घर उसने हमारे लिए बनाया जहाँ हम जाने लगे, रहते भी थे। अब ये ऐसा होता नहीं था कि आप उस शहर में हो और राजेश से भेंट हो चाहे ना हो, पर राजेश की याद ना आती। कभी मेरा मुलाकात भी होती थी राजेश से, और बड़ी, जैसे जो आज तस्वीर आपने शेयर की है, ये एक उस समय की है, आज से कोई 20-22 साल शायद और अधिक समय पहले, जब एक सुबह मैं और राजेश बच्चों के लिए एक कार्यशाला हो रही, बाल रंग कर, उसमें हम लोग इकट्ठा हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ और राजेश, जैसे उनके आप देखिए, जैसे उनकी अक्सर एक मुद्रा रहती है, मतलब हंसने वाली, प्रेम भरी, वो कैसे देख रहे हैं। और मैं भी एक कितना सहज होकर उनकी उपस्थिति में बोल पा रहा हूँ। तो ये संबंध, ये उसी शहर की बात है, भोपाल की। तो ऐसे भी मौके आते रहे हैं, और ये तो बराबर ध्यान में रहता ही था कि ये बात अभी मैंने कही कि निरंतर अनुसंधान। आज भी देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ राजेश, और मैंने ही ये सजेस्ट किया था अर्पण जी को, इसमें शहर को रखिए, क्योंकि वो एक जरूरी संदर्भ है राजेश के यहाँ। इसको बार बार दोहराऊंगा नहीं, पर दोहराने की इच्छा भी होती है कि जैसे मान लीजिए काशीनाथ सिंह जी का है, बनारस एक समय, हिंदी में हम याद करें, और उसको याद करना एक अच्छी चीज, क्योंकि उस बहाने भी हम एक लेखक कवि की दुनिया में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कह चुका हूँ, हम एक और तरह से उतर पाते। अब ऐसी कविताएं भी है राजेश की, जिनमें पंक्तियां आपको मिल जाएंगी, ऐसे कुछ मुहावरे मिल जाएंगे जो, या ऐसे कुछ उक्तियां मिल जाएंगी, ऐसे सहज कथन मिल जाएंगे जो भोपाल वालों को बोली बानी में शरीक रहे। ये आप देखो तो कोई कह सकता है कि भाई इसमें क्या विशेष है, ये तो होगा ही, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर शहर की बोली बानी, वहाँ का परिवेश, वहाँ होने वाली चीजें, वहाँ का खान पान, वो आपको याद आएगा। लेकिन फिर एक और चीज याद आती कि नहीं, वो तो है अपनी जगह, पर किसने उससे एक दूसरा संबंध बनाया है कि अगर आप उस व्यक्ति को और उस शहर वाले उसके संदर्भ को जानते हो, तो चीजें आपको और तरह से दिखने लगी। अब राजेश की जो बड़ी सुंदर कविता है, वो रात को भटकने वाली और चांद वाली, मैं जब भी उसको पढ़ता हूँ तो मुझे वो, क्योंकि मैं भी भोपाल में रहा हूँ और बहुत जाता रहा हूँ, तो लगता है वो पहले तो मेरे मेरे आसमान में, मेरे मन के आसमान में, और जिस आसमान की मैं कल्पना कर रहा हूँ, जहाँ वो चंद्रमा और जहाँ रात का भटकना, और जहाँ वो बैक बेंचर, देखिए वो जो कविता है बैक बेंचर वाली, एक बैक बेंचर के प्रसंग से वो लिखी गई, एक उठान के लिए, क्योंकि वो बैक बेंचर वाली बात फिर एक पीछे रह जाती है, यह कविता के मूल में रहे। लेकिन फिर एक दूसरा संसार खुलता है, एक बड़ा संसार, जो एक मुक्ति का संसार, जो एक उस, उस चीज का संसार है कि मुझे क्या चाहिए। और इन चीजों का जो, ये प्रकृति की, ये मनुष्य निर्मित, ये जो सड़कें हैं, ये जो फूल पौधे हैं, बाग है, बाग, पेड़ पौधे, इनसे मेरा क्या संबंध, ये इनके बहाने में क्या कहना चाहता हूँ, मैंने जो जीवन जिया है इसके प्रसंग से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने क्या अनुभव किया है, और कौन सा बोध है जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ। तो अब देखिए, मैं अभी फिर से कल वो कविता निकाल कर देख रहा था, और फिर से यही लगा, अरे ये तो भोपाली हो सकता है। क्योंकि अब इस प्रसंग से देख के ये भी याद आई कि एक जमाना वो भी, और बड़ा सुंदर जमाना था वो, जब नवीन, राजेश, कुछ और हमारे कई में, एक आध बार मंगलेश जी भी साथ थे, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, और ऐसा होता ही था, मंगलेश जी और मैं तो अक्सर साथ ही जाते थे, और मंगलेश जी तो शहर में रहे थे। मंगलेश जी का भी इन लोगों से जो संबंध एक बना था, वो शहर के कारण कुछ और गहरा हुआ था। तो
फिर से वही दिखने लगा, क्योंकि हम लोग भी वो जो दिन थे 80-90 के दशक वाले, जब हमारी भेंट मुलाकात उस रूप में भी हुआ करती, क्योंकि तभी वो संभव होती है, बराबर संभव नहीं। वो रात को भटकने का जो प्रसंग है वो तभी घटित होता है जब आप युवा हो, और या कि आप युवा हो, या आप में युवाओं जैसी ऊर्जा है, और आप उस ऊर्जा का में आनंद के लिए, प्रकृति को सराहने के लिए, और अपने मन की जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के लिए वो आप भटकते हो, मित्रों के साथ भटकते हो, अकेले भटकते हो। तो वो भी दिन याद आते हैं कि हाँ, हमने भी तो भटके हैं थोड़ा बहुत, उस तरह से हम भी तो चले हैं, हमने भी तो चांद को देखा है उस समय जब हम साथ हुआ करते थे, और हमारे वो दिन थे, हैं? वो सब भी याद आता है, वो स्मृतियां मन में जागती हैं, और फिर वो स्मृतियां बहुत महत्वपूर्ण हो उठती हैं। हमारे एक पाठक के नाते, एक लेखक कवि के नाते, एक रचनाकार के नाते, मनुष्य के नाते, स्मृतियों का ये जो संसार है वो कितना सुंदर है, इसका एहसास सच पूछिए तो हम ऐसी चीजों के समय ही ज्यादा कर पाते। खुद मेरा अपना कलकत्ते से संबंध है, मैं इसको कभी नहीं भूलता, और लोग अचरज करते हैं जब ये बात करता हूँ, कहता हूँ, पर वो सच है कि मैं कहता हूँ कि मुझे 60 साल हो गए दिल्ली रहते, पर मेरा शहर कलकत्ता है, जहाँ मैं 22 साल की उम्र तक रहा और लगातार रहा, बीच के कुछ 2-4 वर्षों को छोड़कर, क्योंकि वो शहर, उन दिनों का शहर मेरे भीतर कुछ और तरह से बसा हुआ। वो हुगली, वो झील, कल, कलकत्ता की, उसके पोखर, उसकी गलियां, वो भवानीपुर, उसके वो बाजार, वो बंग, जिसको बंगला भाषी पाढ़ा कहते हैं, वो मोहल्ले, वो सब क्यों नहीं आपको आपके भीतर इतना बसे हुए हैं कि आपको याद आएंगे, और आप जब भी उनको याद करोगे तो आपके पास चले आए। तो उस संबंध को आप कई तरह से जांच सकते हैं, इतने लेखकों के उसमें जांच सकते हैं। और ये तो कुछ तो हमारे लेखक ऐसे भी हुए हैं, देखिए, जिनमें से एक बहुत बड़ा नाम तो हमारे नागर जी का ही है, प्रसाद नागर का। अब अमृतदास नागर जी को अब देखो तो वो चौक, वो हवेली, वो पूरा संसार, उनके उपन्यास, ज्यादातर, अधिक उपन्यास, बड़े उपन्यास, और बड़ा कृतित्व है उनका, वो सब वहाँ बसे हुए हैं। अब एक का भी क्या करता है अपने शहर के संबंध में? अगर आप याद करो, उपन्यासकार तो जाहिर है कि उसके पास कहने को, कथा में कहने को चला है तो एक बड़ा संसार खड़ा है। पर अपने शहर से अपने संबंध को, बड़ा संबंध वो भी है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा संबंध, कैसे कोई कवि एक बड़े कौशल, अच्छे अर्थों में कौशल कह रहा हूँ, से उसको इतने अपने निकट ले आता है कि उस बड़े संसार को वो कुछ थोड़े से शब्दों में आप तक पहुंचाता है। राजेश ने वो काम भी किया। अब रंग विदूषक की ओर भी लौटता हूँ, तो कम लेखक कवि होते हैं सच पूछिए जिनका कोई इतना गहरा संबंध, फिर से दोहरा रहा हूँ, अपने शहर की किसी महत्वपूर्ण संस्था से बनता हो, कि जब भी उस रंग विदूषक की याद की जाएगी या की जाती है तो उसमें राजेश जोशी का नाम जुड़ जाए, परिहार्य रूप से, उसके बिना बात नहीं हो सकती। आप जब भी सोचो कि, और बंसी से तो मेरी बहुत मैत्री, बंसी से बहुत बार बातें बातें भी होती, चर्चा भी होती, और उनके नाटक भी सारे देखते हैं, उसमें भी राकेश, लगभग, हाँ, बंसी के मैंने लगभग सारे नाटक देखे, कभी न कभी। और उनसे भी मेरी भेंट मुलाकात, अब शहर की बात हो रही है तो कह कि न जाने कहाँ कहाँ हुआ करती, दिल्ली में तो होती ही थी, हमारे में तो दिनेश ठाकुर के यहाँ, बम्बई के पृथ्वी थिएटर में। तो ये जब जैसे आज देखिए मैं याद कर पा रहा हूँ, तो ये जो चलती फिरती गतियां हैं
स्मृति एक दूसरे से जुड़ती टकराती अलग अलग शहरों में, इतनी सुंदर बात कि उसके उसके कारण आपका संसार बड़ा हो। जैसे आज मेरा देखे तो बड़ा हो रहा है, मैं इतनी चीजें याद कर पा रहा हूँ कि जो ही मैंने राजेश के लिए एक संदर्भ चुना आज बोलने की, मैं राजेश और उनके शहर को जोड़कर कुछ कहना चाहता हूँ, जितना कह पाऊँ, क्योंकि वो बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा ना क्लेम करता हूँ ना कर सकता हूँ, पर कभी उसमें करने की और थोड़ी इच्छा है कि मैं उसको और जानूं। ये जो संबंध है, जो प्रकट होता है, जो ओझल भी रहता है, ऐसा नहीं कि सब समय वो प्रकट होता है उसको आप देख लेते हो, तो जो ओझल है लेकिन वहां मौजूद रचना में और पाठक के लिए, क्योंकि उसमें उसके संदर्भ मुखर ढंग से नहीं, आप उसको भी खोजना चाहते हो। जैसे अभी मैंने अपनी तरह से खोजा ना कि वो चंद्रमा कहाँ का भाई, वो चंद्रमा भोपाल, वो चंद्रमा भोपाल की गलियों, वो चंद्रमा उन सुनसान रातों का, जो शायर कवि चाहते ही। अब वो भोपाल देखिए जिससे मेरा भी बहुत कम परिचय है, लेकिन इच्छा है कि मैं उसमें उसको थोड़ा और जानूं। तो उसमें अब वहाँ की बोली में आप देखिए तो उसको क्या नाम दे, उसको ये भी आप नहीं कह सकते कि कोई उर्दू और हिंदी का मिश्रण है, या या उसमें किस तरह के शब्द हैं स्थानिक और हमारी हिंदी है उसके तत्सम शब्द हैं। तो वो चाशनी, एक छलनी से एक कवि ने अपने लिए उसमें से क्या निकाला है। और देखिए एक इंटरव्यू में राजेश ने बड़ी सुंदर बात कही, तो पाणिनि के संदर्भ में और भाषा को लेकर ही। तो मैंने जब उसको सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक, क्योंकि उसमें ये है, बल्कि उसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को दूसरी जगह ले जाती, भाषा भाषा के संदर्भ में उन्होंने बात कही और पाणिनि को कोट किया, क्योंकि ये कथन पाणिनि का था और उसको राजेश ने याद किया। तो जब उन्होंने याद किया, वो एक कोई यूट्यूब में कोई कविता पढ़ते हुए, तो अब क्या है, ये संबंध क्या है, भाषा को बिना क्षति पहुंचाए। उसका अर्थ तो यही हुआ ना कि बिल्ली अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह ले जाती है, उठा कर अपने साथ, तो सुरक्षित पहुंचाना हुआ ना, संभालना हुआ, उसको कोमलता से जांचना हुआ। ये काम आसान नहीं है, और ये काम कोई ऐसा आप तय करके कर भी नहीं सकते जब तक उसको आप बहुत अपने भीतर न बसा। ये जो भाषा है, मेरे शहर, मेरे मोहल्ले, मेरे मित्रों, मेरे परिवारजन या परिजनों, बाजार, ये भी देखिए न भूलने वाली बात है कि राजेश जैसे कवि, उनका एक खास तरह का संबंध, बाजार मतलब वो खाली खरीद बिक्री वाला बाजार नहीं, जहाँ वो बाजार जहाँ के प्रसंग से आप बहुत लोगों के संपर्क में आते, सब्जी बेचने वाली कोई क्या है, कोई दुकानदार है, कोई रेहड़ी लगाने वाला कोई व्यक्ति है, कोई केले लेकर वो ठेले पर जा रहा है, ऐसे तमाम लोग जो शहरों में होते ही है, और भोपाल में तो बहुत ज्यादा इसकी कल्चर में रहे हैं। फिर भोपाल में बसा हुआ भी ऐसा है कि वो वहाँ आप ऐसी चीजें बहुत पाओगे, और वो अपनापा भी पाओगे कि एक दूसरे को पहचानने वाला, भाई ये तो इस मोहल्ले में रहते हैं, मेरी मोहल्ले में दुकान है, और उससे भी एक संबंध का बनना। तो वो संबंध भी राजेशी कविता में, क्योंकि ये चीज फिर से दोहराऊंगा इस बात, ये आसान कहा कि आप कह कर बता रहे हो, मतलब वो कविता कहीं इस तरह नहीं शुरू हो रही कि वो कहीं से और उठ रही है कोई इमेज, और फिर दूसरी इमेज आ रही है, और फिर वो एक कविता बन रही है। तो तेरे कवियों के यहाँ ये चीज
ज्यादातर तो यही होता है सच पूछे, पर आप कुछ कह रहे हो, सहज होकर कह रहे हो, और सहज होकर आप कह रहे हो, और किस तरह से कह रहे हो। अरुण कमल क्या है, ये जैसे उनकी कथावाचक कविता मुझे याद आती है, इसका शीर्षक ही कथावाचक। अब वो कविता जाहिर है कि उस व्यक्ति को जाने बिना जिसके प्रसंग से वो लिखी गई है, बल्कि कई व्यक्तियों को जाने, बड़ी सुंदर कविता है अरुण कमल की। तो जहां आप खाली कहते हो, कुछ अपने मन की बात कहते हो, कुछ की उसकी ओर से कहते हो, और कविता बना दो, कविता बन जाती। तो कविता आप तक उसी रूप में आई। वो ये सोचकर नहीं लिखी गई कि मैं आज एक कविता लिखूंगा और ये मेरा वक्तव्य। हाँ, दोनों चीजें घटित होती कि पहले एक अनुभव के रूप में कविता आप तक आई, फिर आपने उसको भाषा, इसकी बात राजेश ने बहुत सुंदर तरीके से पाणिनि वाली की। फिर आप इसमें कोई भी कवि लेखक डूबता ही है, और जहां से भी वो लाए, साहित्य से लाए, अपनी परंपरा से लाए, अपनी अन्य किसी कवि के प्रभाव से लाए, वो बहुत सुंदर बात है। प्रभाव तो रहेंगे, होते हैं, और उनके बिना भी तो नहीं होता, क्योंकि हम सबके साथ बनते हैं। अब जैसे मान ली मैं अपने ऊपर त्रिलोचन जी का कविता में कितना व्यक्त हुआ मैं नहीं मैं जानता, लेकिन उनका बहुत गहरा प्रभाव मानता, क्योंकि उनसे बहुत, उनकी कविता से बहुत प्रिय, उनके कहने के ढंग से, उनके बोलचाल वाली उस भाषा से। तो राजेश के यहाँ भी देखिए जो बोलचाल की भाषा, उन्होंने भी संचयिकाएं बनाई हैं इन कवियों। तो ये नागार्जुन, अब कितनी सुंदर तरीके से आप ये जो सहज बोलचाल की भाषा, कोई एक प्रसंग को आप उठाते और उसको कहाँ ले जाते, बादल को घिरते थे, फूले कदम, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, आप याद करते चले। एक से एक क्लासिक कविताएं आपको नागार्जुन के यहाँ ऐसी, जो बिल्कुल सीधे सीधे कहे कहे नहीं, लग रहा है कि आपको कोई एक कहानी जैसी कोई चीज सुना रहा है, पर वो कविता है, तभी आपको याद है, तभी आपके मन में इस तरह उतरती है, एक बोझ बन, बड़े बड़े प्रेमल ढंग। इस पर मैं कई बार सोचता हूँ, क्योंकि राजेश को मैंने कहा है कि सच्चाई तो ये कि आप उनको बिना पढ़े रह नहीं सकते, और वो भी एक सुंदर बात है कि किसी न किसी मंच से कहीं न कहीं किसी ने शेयर की है, किसी ने आपसे चर्चा की है, वो कहीं किसी प्रकाशक ने कहीं इसको किसी पंक्ति को कहीं टाँग दिया है अपने किसी पुस्तक के प्रसार के लिए, पत्र पत्रिकाओं में उसको उद्धृत किया गया है, ये दोबारा से छापा गया है। राजेश की मेरा अंदाजा है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका इस रूप में भी हुआ, ये कविता पोस्टर के रूप में, या वो बार बार छप गई है कहीं इस पत्रिका से उस पत्रिका में, और वो बहुत अच्छी चीज, उसको अच्छी चीज मानता हूँ। बल्कि कई बार मैं पत्र पत्रिकाओं से ये आग्रह करता हूँ कि भैया जरूरी थोड़े कि जो आपके यहाँ जो चीज छप गई है इसी को सारे हिंदी संसार में पढ़ लिया, थोड़ी मदद करिए, आप भी अपने यहाँ कभी किसी अच्छी चीज को ले आइए। और कुछ अब तो कुछ अखबार बहुत थोड़े रह गए हैं जो ऐसा करते हैं, पर अखबार भी करते हैं, और वो कितना सुंदर है कि वो ऐसा करते हैं। कभी कभी भास्कर में या अभी प्रजातंत्र में ऐसी चीजें आपको दिख जाती हैं कि वो कविताओं को अच्छी तरह से उनको एक स्थान दिया जा रहा है, उनको छापा जा रहा है, और उनके पाठक हैं। ये तो हमारे पत्र पत्रिकाओं की दुनिया का, हमारे अखबारों की दुनिया का, वहाँ के मालिकों और किसी हद तक संपादकों का भी एक, पता नहीं क्यों ये सोच बन गया है, जैसे कोई ये कविता विरोधी समय है, जैसे कोई हिंदी साहित्य, हिंदी समाज जो है, ऐसा नहीं। और सच पूछिए तो इसको मैं कभी भूलता नहीं हूँ, और हर प्रसंग में इसको दोहराना चाहिए कि अपने जैसा कविता प्रेमी देश तो मैंने देखा नहीं, दुनिया की इतनी देशों की यात्राएं नहीं देखा, क्योंकि हम खाली समकालीन कविता की बात थोड़े कर रहे हैं, कम से कम हम लोग तो नहीं करते, क्योंकि हम उस सारे प्रभाव को भी स्वीकार करते हैं।
सारे प्रभाव को भी देखते और जांचते आए। गुरु ग्रंथ साहब देखिए क्या है, वो हिंदी कविता की एक अच्छी एंथोलॉजी जिसका पाठ हमारे तमाम गुरुद्वारों में होता है। न जाने कितने लोग घरों में, कितनी स्त्रियां और पुरुष उसका पाठ करते हैं, उनको याद है। और हमारे अपने यहाँ के आप देखो तो वो भजन हो, वो गीति परक रचनाएं हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, वो कबीर हो, ऐसा समाज रहा है ना हमारा। हम कई बार इसमें भटक कर, तो लोग कहते हैं अरे कविता कहाँ पढ़ी जाती, कविता कौन पढ़ता है। तो एक तो ये कि कविता एक तरह की नहीं, दूसरा ये कि कविता जो समकालीन कविता है, इसको मैं बहुत जोर देकर दोहराना चाहता हूँ। और वो बड़ी सुंदर बात कि अभी देखिए, जैसे मैंने दो लोगों का नाम लिया, अरुण कमल का और रायल जोशी, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी परिचय है। और मैं अच्छी तरह थोड़े बहुत दावे से कह सकता हूँ उनके उस पढ़ने लिखने के संसार को बहुत निकट से जाने बिना, कि जिन लोगों का मैंने उल्लेख किया, जिन भक्तकाल के कवियों का या और भी तमाम कवियों का मैं नाम लेता जाता, ये उनके कितने गहरे और सुंदर और सच्चे पाठक हैं, इसके बिना संभव ही नहीं कि वो ऐसी चीजें लिख सकते। इसको भी हम न भूलें। और ये बात मैं उन पाठकों और आलोचकों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ये बात मिस हो जाती, ध्यान में नहीं रहती। हम मान लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए समकाल है, और उस समकाल में खुद वो समकालीन कवि अपने इन कवियों की दुनिया में कितना डूबा हुआ है, उसकी ओर भी देखिए। अपनी अपने से पहले के कवियों के, जो हाल के आधुनिक काल कवियों को फिर और पीछे चले जाइए। तो ये हमारे हिंदी के समकालीन कवियों की एक बहुत सुंदर चीज मैं मानता हूँ। और सभी लोगों के साथ देखता रहा हूँ, कुंवर जी के यहाँ देख, केदार जी के यहाँ देख, किसी के यहाँ, कुंवर जी के यहाँ तो विशेष रूप से, तो इतना बड़ा एक संसार अपने साथ, वो हर समय थोड़े कह रहे होते हैं देखिए मैंने उनको पढ़ा है, पर वो कहाँ से आ गया, किधर से वो चीज आ गई, इसको वो भी थोड़ा बहुत पहचानते हैं, नहीं पहचानते रहे होंगे, पर वो आता, वो चीज आती। मुझे एक इस्पानी कवि की एक बात कभी नहीं, उनका इसमें नाम भूल रहा हूं, बड़े ही लेखक कविता के लोग, इनसे इंटरव्यू कोई उनसे कर रहा, से पूछा उसने कि आपका किसके ऊपर, आपका आपकी कविता पर, आपके लेखन पर किसका प्रभाव। जो उन्होंने जवाब दिया वो इतना गहरा, इतने गजब का है। उन्होंने छूटते ही कहा, जब से इस्पानी भाषा बनी, जब से उसने किसी ने कुछ भी लिखा, बोला भी, उन्होंने कहा जब से उसने कुछ भी बोला गया, सबका प्रभाव मेरे। देखिए बात मैं अचानक से याद नहीं कर रहा, इससे पहले कह चुका हूँ, जो भोपाल की बोली बानी, जिन लोगों से राजेश का रिश्ता रहा है या रहा होगा या अभी भी, जिनसे वो मिलते हो, वो दो चार, छह आठ, 10 20, और वैसे प्रसंग भी आए हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। व्यक्तियों के किसी साधारण कामकाज में लगे हुए, किसी कुछ भी, एक श्रमिक के, एक समाज के किसी भी वर्ग के, तो उसमें भूला हुआ तो आएगा ना, क्योंकि उसने तो लिख कर आपसे बात की नहीं है, आपसे उसने बोल कर बात, और बोल कर जो बात की है वो कुछ ऐसे ढंग से की होगी ना कि वो आपके मन में, मतलब कवि के मन में, व्यक्ति के मन में, हम सबके मन में बहुत सारी चीजें घर कर जाती। कैसे घर कर, क्योंकि जब वो हमसे कही जा रही, हमसे भूली जा रही, तो किसी एक खास रिश्ते में बोली, अपरिचित होते हुए भी, अगर अपरिचित भी हो तो एक रिश्ता बनाकर बोली जा रही, या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को संबोधित, इसको कोई कवि लेखक थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह पहचानता है। वैसे तो हर व्यक्ति पहचानता है, जो संबंध बनते थे,
कोई बात कही कैसे जा रही। एक चीज की याद कर लूँ, उससे पूरी बात जो मैं कहना चाह रहा थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह पहुंचेगी। एक बार मैंने स्वामी नाथन से एक लंबा इंटरव्यू किया था। आप जानते हो मैंने जीवनी लिखी है, उनके बहुत साथ रहा, उनसे बहुत कुछ मिला है। तो उस लंबे इंटरव्यू में मैंने स्वामी से पूछा, एक सवाल ये भी 16-17 बैठकों में किया गया कि स्वामी, मनुष्य और कला का संबंध आप क्या मानते हैं? तो मैं सचमुच एक बहुत किसी गहरे तात्विक दार्शनिक स्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, और जो बात उन्होंने कही है भी बहुत दार्शनिक तात्विक, पर उस रूप में हमारा ध्यान उस बात की ओर नहीं गया। स्वामी ने कहा, थोड़ी देर तो बीड़ी सुलगाई उन्होंने, कुछ हाँ हूँ क्या जैसे वो करते थे, फिर बोले, अरे भाई बात बहुत साधारण है प्रयास। मनुष्य कुछ कहता है, मनुष्य से ही कहता है, मनुष्य कुछ बनाता है, मनुष्य के लिए ही बनाता है। फिर उन्होंने ये भी जोड़ा, ये जो मेरे चिड़िया पेड़ पहाड़ हैं, ये कोई चिड़िया पेड़ पहाड़ तो देखने आएगा नहीं, देखेगा उसको मनुष्य। तो मैंने स्वामी जी तत्काल कहा कि स्वामी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए, बिना इस बात को शब्दों में कहे हुए वो यही तो कह रहे थे कि मनुष्य से आपका संबोधन, उन्होंने संबोधन शब्द का इस्तेमाल किया, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। एड्रेस कर रहे हो आप कि आप किस तरह से कर रहे हो। अगर आप खरे ढंग से कर रहे हो, मर्म भरे ढंग से कर रहे हो, तो ऐसा कैसे होगा कि वो दूसरे मनुष्य को नहीं छुएगी, वो उस पाठक मनुष्य को नहीं छुएगी जिसके जिसको ध्यान में रखकर आपने कविता, मतलब उस पाठक का नाम आप नहीं जानते, पर कहीं ना कहीं वो भी आपके ध्यान में शामिल, क्योंकि आप साझा कर। अब देखिए, इस प्रसंग से अभी स्वामी की याद से ये बात भी याद आ गई, और वो भी कहनी भी चाहिए, और वो जरूरी भी है कि राजेश हमारे उन लेखकों कवियों में से भी हैं, और ये बात मुझे प्रसन्न करती है, क्योंकि सब में वो बात नहीं हो तो कितना अच्छा हो। कभी तो हम अपने अनुभव से भी जानते हैं कि जितना आप कलाओं के संसार में उतरते हैं, उतना ही आपकी कविता, आपका लेख, आपका कहा बोला गया, वो एक विस्तार पाता, उसमें कोई चीज और आकर जुड़ती है। अब ये राजेश ने वो संबंध भी बनाया है ना, पीटर की चर्चा हो चुकी है बंसी के प्रसंग से। राम कुमार भी, अभी मैंने राम कुमार जी पर ये पुस्तक अभी भी आई है, 5 जुलाई को उसका लोकार्पण बनारस में हुआ, मैं भी था वहाँ। राम छाट पार शिल्प शिल्प न्यास में हमारे मित्र मदन लाल स्कल्पटर, उन्होंने बड़ी सुंदर जगह बनाई, एंड गंगा के किनारे। बहरहाल, तो इसका लोकार्पण हुआ। जब मैं किताब तैयार कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें उन कविताओं को भी शामिल करना चाहिए जो राम कुमार जी पर लिखी। अब देखिए, कविताएं मिली राम कुमार पर, दो छोटी छोटी कविताएं श्रीकांत वर्मा की, एक राजेश की है, एक गगन गिल की, और एक नवीन सागर। और ये देखिए, ये फिर से कैसी चीजें जुड़ती हैं। ये दोनों मित्र, गहरे मित्र रहे एक समय, राजेश जोशी और नवीन सागर। एक लिख रहा है राम कुमार का लैंडस्केप, ये राजेश का शीर्षक है। नवीन लिख रहे हैं राम कुमार के लैंडस्केप में रहना। मैं इस कविता का पाठ करना चाहता हूँ, कविता पढ़ूंगा और फिर थोड़ी देर के लिए विराम लूंगा, बल्कि मुझे लगता है कि मैं तो काफी बोल चुका, और इस तरह की बातें तो जैसा कि होता ही है मित्रों के बारे में, अपने प्रिय लेखकों कवियों के बारे में, और बहुत सी चीजें याद आती रही, वो आएंगी। पर अभी कविता पढ़ता हूँ, और फिर अर्पण जी से कहता हूँ कि वो कुछ बोलें, और तब भी क्या, उनके बोलने के बाद मेरे लिए कुछ बचता है आज के लिए। राजेश जोशी की कविता, राम कुमार का लैंडस्केप। बड़ी सुंदर कविता है, ये राम कुमार जी के चित्रों को एक अलग तरह से देखा, जैसा शायद उनके बहुत सारे समीक्षकों ने भी नहीं। उनके रंगों के प्रसंग से वो उनके चित्रों के मनोभाव पर करते।
चित्रकार नहीं कहूँ, चित्रों के जो मनोभाव, उसकी जो भावभूमियां हैं, भावभूमि नहीं, जो भावभूमियां हैं रंगों के प्रसंग से, उनमें उतर। भटकते हुए अचानक मैं राम कुमार के एक लैंडस्केप में चला आया। मुझे क्या मालूम था कि इसके हल्के और धूसर रंग कुत्ते जैसी कच्ची नींद में सोए। मेरे पैरों की हल्की सी आवाज से ही सारे रंग जग गए और इधर उधर बहने लगे। वहां एक विचित्र सा पेड़ था, जो शायद अभी अभी किसी परिंदे के स्वप्न से गिरा था। क्या इमेज! इस लैंडस्केप के चट्टानों पर वनस्पति शास्त्र के अनुसार उसका नामकरण करना संभव नहीं। उस लैंडस्केप से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए मैं एक नींद में पहुंची। वह मेरी नींद या राम कुमार के रंगों में नहीं जान। अब देखिए, कविता का कोई सुधी पाठक उसको पहचानते हुए देर नहीं लगी कि बात नींद की जा रही। पर ये नींद किसी ध्यान में उतरने, ये नींद वो नहीं है जो बिस्तर पर रात को हम लेते हैं। सो जाने वाली नींद नहीं है ये, और जाग जाने वाली, ये नींद से जाग जाने वाली, क्योंकि उसके पहले वो कह चुके हैं कि सारे रंग जाग से गए। ऐसा ही तो है ना? हाँ, सारे रंग जग गए। तो ये जो एक चित्रकार के संसार को देखना, इस रूप, मुझे ये कविता बहुत प्रिय है मेरी। और इसके साथ ये भी याद करता हूँ, इस समय वो कविताएं मैं नहीं निकाल पाया, नहीं तो उससे भी कुछ पढ़ता। अभी मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए, आप जानते हो मैं वहाँ बहुत साल रहा हूँ और बहुत सारे काम वहाँ भी करता रहा हूँ। तो ये इच्छा हुई कि एक, जैसे मैंने कला और कविता नाम का एक संकलन ललित कला के लिए बनाया, और हिंदी कवियों की समकालीन कविता, इतनी कविताएं मिली चकित करने वाली। इसमें उस समय जब मैं खोजने लगा तो बच्चन जी की कविता मिली, कांगड़ा के मिनिएचर चित्रकारों। मेरे लिए भी अचंभा कि उनकी कविता, खजुराहो वाली कविता के बारे में तो मैं जानता था, ये बहुत लोग जानते। खजुराहो के अमर कलाधर, अमर गला, अमर शिला में गान तुम्हारा, उसकी पहली पंक्ति। पर कांगड़ा पर भी कविता है। बहरहाल उसमें जब मैं ढूंढने लगा तो बहुत सारी चीजें मिली। बहुत अच्छा लगा कि हमारी भाषा के संसार में हमारे कई कवियों ने इधर भी ध्यान। तो मैं एक एक रंग कर्म संबंधी कविताओं का एक संकलन बना रहा हूँ। अभी भी वो काम चल रहा है, काफी कुछ इकट्ठा कर ली। तो ऐसे समय में भी मुझे राजेश का ध्यान तो जरूर आता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वही ऐसे लेखक, वो भी ऐसे लेखक कवि हैं जहाँ से कुछ मिले, और मिला। उन्होंने भिजवाई कविता, वो इस समय में ढूंढ पाता, क्योंकि मैं उनको भेज चुका हूँ रंग, वहाँ रंग प्रसंग के दफ्तर में, जहाँ वो संकलन एक फाइल में उसमें भेजी गई कविताएं सुरक्षित रखी जा। तो बहरहाल इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आज राजेश को उनके जन्मदिन पर बधाई दे सका, उनकी चीजों को याद कर सका। राजेश और भोपाल के प्रसंग से देखिए मैं और भी बहुत कुछ याद कर सका। अचानक नागर जी भी याद आ गए। इतनी सुंदर बात कि हम एक विषय को चुनते हैं, और इसीलिए तो शायद चुनते हैं कि फिर उसके हम इर्द गिर्द और भी बहुत कुछ को देख और बुन सकें। और ये तो हमारे यहाँ बहुत रहा। अब वो प्रयागराज है, पर वो तो इलाहाबाद जो था। अब देखो तो वहाँ के लेखकों कवियों ने स्वयं निराला, महादेवी, पंत ने क्या संबंध बनाया, प्रसाद ने, बनारस। तो कितना कुछ आपको याद आता जब आप इस विषय से भी सोचने लगते हो, और सोचना चाहिए। तो आप सबका बहुत आभार जो मुझे सुन रहे हैं और आज मुझसे जुड़े रहे हैं, और बहुत आनंद आया। राजेश को फिर से बधाई। राजेश, आप इसी तरह लिखते रहो, इसी तरह हम आपको पढ़ते रहें, यही कामना है। और अर्पण जी तरफ जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अब मेरा वक्तव्य तो समाप्त हुआ, पर फिर भी कुछ रह गया तो वो तो पूछ सकते हैं।
जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रयाग जी। बहुत ही सधा हुआ वक्तव्य, धारा प्रवाह और तमाम तरह के संदर्भों से युक्त। बहुत अच्छा लगा। राजेश जी के बहाने कवि और उसके शहर को लेकर, रचनाकार और उसके भीतर उसकी बसावट की अनुगूंज को लेकर इतनी सारी बातचीत हो सकी। बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इस अवसर पर हमने कुछ चित्र यहाँ पर रखे हैं वीडियो फाइल में, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर एक आध कोई और बातचीत। यह चित्र जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजेश जोशी जी और प्रयाग शुक्ल जी, बहुत मानीखेज। इस चित्र के बारे में कुछ बतलाएं प्रयाग साहब। हाँ, मैंने थोड़ा तो बताया था कि शुरू में बतलाए थे जी। ये मतलब ये भोपाल का ये है, और एक बाल रंग कर्म की कार्यशाला का है, जहाँ मैं भी कुछ बोल बता रहा हूँ, और आप देख रहे हैं राजेश किस प्रसन्न भाव से सुन रहे हैं। वाह। जी। और मित्रों, यह वह किताब है राम कुमार कला कथा, जिसका लोकार्पण इसी माह हुआ और जिसमें राम कुमार पर केंद्रित राजेश जोशी जी की कविता का पाठ भी अभी आपने प्रयाग शुक्ल जी की ओर से सुना। और यह वह कविता है राम कुमार का लैंडस्केप। कई कई रूपों में राजेश जी के यहाँ उनका वर्तमान शहर और वह जगह जहाँ वे पले बढ़े, जहाँ वे बड़े हुए, ये सब आते हैं। और वे वह आवारगी और जिस तरह की बात प्रयाग जी ने की, गलियाँ, चांद का देखना और तमाम लोग, जिसकी बात शुरुआत में भी राम प्रकाश जी ने की थी, कैसे भोपाल के सड़कों पर और वहाँ चाय के ठियों पर किन किन तरह की बातचीत हुआ करती थी। और एक बड़ी त्रासद घटना, भोपाल गैस त्रासदी 1984, जो भोपाल के लिए, सिर्फ भोपाल के लिए ही नहीं, सिर्फ इस देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मनुष्यता के लिए एक बड़ी त्रासद घटना रही, जिसमें हजारों लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए। उस घटना पर भी राजेश जी ने एक पूरी कविता श्रृंखला लिखी, जिनमें भोपाल शोक गीत 1984 कड़ी में एक के बाद एक कई कविताएं हैं। इसमें कुछ दिनों बाद जैसी कविता है इसी कविता श्रृंखला में, इसमें कोई नहीं रोता जैसी कविता है, इसमें हवा शीर्षक से कविता है, इसी भोपाल शोक गीत 1984 श्रृंखला में वृक्षों का प्रार्थना गीत 1 और 2 सरीखी कविताएं हैं, इस शहर को छोड़कर और मेरे शहर का नाम जैसी कविताएं हैं। इस अवसर पर जब भोपाल की बात हो रही है और कवि के शहर और उस शहर का कवि, इस नाम से, इस संकल्पना के अंतर्गत जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक इसी श्रृंखला की एक कविता राजेश जी की यहाँ पर रखता हूँ और फिर हम लोग इस बातचीत को समाप्त करेंगे प्रयाग जी से कुछ और सुनते हुए, या फिर जैसा वे कहेंगे। भोपाल शोक गीत 1984, इस श्रृंखला में यह कविता इस शहर को छोड़कर, वह पूरा प्रभाव, वह पूरी घटना, उसकी छाया इस कविता में और इस श्रृंखला की तमाम कविताओं में आती है। पढ़ता हूँ। जो छोड़कर गए थे, जो छोड़कर गए थे, सब लौट आए, सब लौट आएंगे एक दिन, इस शहर को छोड़कर अब कभी नहीं जा पाएंगे हम। जो छोड़कर गए थे सब लौट आए, सब लौट आएंगे एक दिन, इस शहर को छोड़कर अब
कभी नहीं जा पाएंगे हम। जिस मिट्टी के नीचे दबी हों अपनों की हड्डियां, जिस मिट्टी के नीचे दबी हों अपनों की हड्डियां, कोई छोड़कर जा भी कैसे सकता है वह जगह। इससे ज्यादा कोई बिगाड़ भी क्या सकता है किसी शहर का। अब मृत्यु से कभी नहीं डर पाएंगे हम, अब मृत्यु से कभी नहीं डर पाएंगे हम। अब चाहकर भी कभी इस शहर से नफरत नहीं कर पाएंगे हम, नफरत नहीं कर पाएंगे हम। बहुत ही मार्मिक कविता और उस त्रासदी का जो एक बड़ा गहरा और बड़ा कारुणिक प्रभाव तमाम लोगों पर पड़ा, उसकी अनुगूंज, उसका दुख इस कविता में कहीं गहराई से, कहीं काफ़ी गहरे फैला हुआ है। तो अच्छी चर्चा रही प्रयाग जी, आप यहाँ पर आए और इस बस बहाने एक बात मैं और से कहना चाहता हूँ, और जी वो पहले भी राजेश का जो बच्चों के लिए लिखना है, और मेरा उनसे एक संबंध ये भी है कि जो अब आप देखो तो रमेश चंद्र शाह जी, नवीन सागर, राजेश, मैं और भी कई कुछ लोग, ये आवाज गूंज रही है शायद कुछ। जी, मैं माइक को ऑफ कर रहा हूँ, फिर नहीं गूंजेगी। तो वो अब आप देखो तो वो राजेश का एक बड़ा वो कंट्रीब्यूशन है। और समय समय पर, अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो एकलव्य में और पत्रिकाओं में उनका संग्रह भी है शायद। तो बहुत सुंदर चीजें राजेश ने लिखी बच्चों के। और वो जाहिर है कि उससे ये भी याद आती है कि वो हिंदी के तमाम पाठकों से भी कहना चाहता हूँ कि हम मुक्त छंद का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि जैसे शायद छंद से ये लोग विलग हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब राजेश की जितनी कविताएं आप देखो तो वो बच्चों के लिए बड़े सुंदर छंद में उनको आप गा सकते हो उनको। इसीलिए वो शायद बहुत पसंद भी की जाती हैं बच्चों की। किसी भी कार्यशाला में ये बच्चे जब उनको पढ़ते हैं तो मैं ये भी चाहता हूँ, जब मैंने कहा था कि राजेश आप लिखते रहो और हम पढ़ते रहें, तो उसमें जोड़ता हूँ कि राजेश आप बच्चों के लिए भी लिखते रहो। मैं भी लिखता रहता हूँ, इच्छा रहती है कि मैं बच्चों के लिए लिखूं। आप सबका बहुत आभार, अर्पण जी का बहुत आभार, जनसुलभ पुस्तकालय जो ये श्रृंखला चला रहा है लेखक कवियों पर और राजेश पर जो अभी चल रही है, ये सब बहुत सुंदर है। हम लोग उससे जुड़ते रहें, ये भी इच्छा है। आपको बहुत बधाई अर्पण जी, और बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक आभार प्रयाग जी, आप समय निकाले और इतनी अच्छी बातचीत हो पाई। जो मित्रों जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं। राजेश गनोदवाले जी, त्रिलोक महावर जी, प्रतिभा अवस्थी जी, डॉक्टर तृप्ति भावसार, राजीव श्रीवास्तव जी, मीता दास जी, उदय भानु पांडे जी और तमाम मित्रगण। संभव है कुछ एक के नाम रह गए हों। इन सभी मित्रों का हार्दिक आभार। राजेश जोशी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम मिलते हैं। नमस्कार।